हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। 2022 के शुरू से ही एक ऐसा फैक्टर जो स्टॉक मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहा है वो है इन्फ्लेशन। सिर्फ और सिर्फ इस इन्फ्लेशन के वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में एक मंदी का साया बरकरार है और सिर्फ इस इन्फ्लेशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में हर एक सेंट्रल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ाता जा रहा है और जिसके बतौर हम लोगों को स्टॉक मार्केट में एक टेंशन और एक मंदी का साया दिख रहा है। पर ये इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इन्फ्लेशन की वजह से इतना बड़ा मंदी का साया हम लोगों पे अभी तक छाया हुआ है? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इन्फ्लेशन की रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली है क्या, कैसे ये काम करता है और क्यों हम लोगों को इन्फ्लेशन को इतना कंसीडर करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लेशन है क्या। किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस साल भर साल जिस रेट से बढ़ता है उसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक्चुअली देखा जाए तो इन्फ्लेशन का ये डेफिनेशन रियल लाइफ में कभी भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि आप जो पैसा जमा करते हैं उसका परचेजिंग पावर हर साल में जिस रेट से कम होता रहता है उसको एक्चुअली बोलना चाहिए था इन्फ्लेशन। क्योंकि 5 साल पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज करते थे उसका यूटिलाइजेशन एंड उसका कंज्यूमेबल वैल्यू सेम ही रहता है, पर उसको परचेज करने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हो उसका वैल्यू दिन प्रतिदिन घटता है। एंड फॉर दैट रीजन द सेकेंड डेफिनेशन शुड बी द प्रॉपर जस्टिफिकेशन अबाउट द इन्फ्लेशन। इस बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। चलिए आज के टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। चाहे कुछ भी हो, ये इन्फ्लेशन दो किस्म का होता है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि हमको ये पता लगे कि आज जो इन्फ्लेशन हम लोगों को दिख रहा है और हम लोग फील भी कर पा रहे हैं एवरीडे लाइफ में, ये इन्फ्लेशन कैसे इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन का वजह क्या है एक्चुअली, ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि कितने दिन तक ये इन्फ्लेशन चलता रहेगा और इन फ्यूचर अगर ये घटता है तो हमारा मार्केट और हमारा इन्वेस्टमेंट फिर से बाउंस बैक कर सकता है कि नहीं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इकोनॉमी बहुत स्मूथली रन करता है, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ बरकरार रहता है, इकोनॉमी हर साल ग्रो करता रहता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और डिमांड एकदम ऊपर चला रहता है और इसके वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और ये इन्फ्लेशन बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इससे जीडीपी का ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता रहता है। इसके वजह से मार्केट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बना रहता है और हर एक इंसान फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए जाता है और इससे इकोनॉमी का ग्रोथ बरकरार रहता है और एक अच्छे डिसेंट रेट में हर एक इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रो करने लगता है। तो ये एक इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जरूरी चीज होता है। ये इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो गवर्नमेंट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, सेंट्रल बैंक्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये इन्फ्लेशन अगर ऊपर थोड़ा सा जाए तो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ट्यूनिंग करने से ही फिर से ये इन्फ्लेशन अपने एक्सपेक्टेड रेट में आ जाता है। पर सेकेंड वाला जो इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही टफ होता है एडजस्ट करना। इस टाइप के इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और साथों साथ एम्प्लॉयमेंट भी इतना ज्यादा क्रिएट नहीं होता है। ये सिचुएशन थोड़ा ऑड है। इस टाइप के इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में डिमांड या तो सेम रहता है या डिक्लाइन कर जाता है, पर इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ता रहता है क्योंकि कॉर्पोरेट्स अपना प्रोडक्शन या तो घटा देता है या तो टोटली बंद कर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक सप्लाई शॉर्टेज का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और चीजों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो इस सिचुएशन में हर एक कंपनी अपना प्रोडक्शन कम करता रहता है और जिसके वजह से धीरे धीरे चीजों का सप्लाई कम होता जाता है मार्केट में और चीजों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कंपनीज में आता है, क्योंकि कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी में ये हिट करता है और कोई भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन के चलते अगर ये कॉस्ट अपने कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं कर पाता है तो वो कंपनी धीरे धीरे अपना लेबर कॉस्ट कमाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को धीरे धीरे सैक करने लगता है और मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है।
अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो ये इकोनॉमी के लिए एक खराब संकेत देता है इस सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में जीडीपी का ग्रोथ एक साइड से नहीं हो रहा है, उसके साथ इन्फ्लेशन भी हाई है और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से मार्केट रिसेशन में जा सकता है। अभी ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं वो सेकंड कैटेगरी वाला इन्फ्लेशन है, मतलब जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो रहा है फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पर एक अच्छा संकेत ग्लोबल इकोनॉमी में ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे हर एक कंट्री में कम हो रहा है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गया तो मार्केट में रिसेशन आना बिल्कुल तय है। पर साथों साथ ये भी देखा गया है कि रियल इनकम और रियल वेजेस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब किसी का भी इनकम और वेजेस को अगर इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आता है उसको बोलते हैं रियल वेज। इसका मतलब है एक साइड से अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है पर लोगों का रियल इनकम धीरे धीरे कम हो रहा है। ये चीज आगे चल के मार्केट में एक बड़ा सा डेंट देके जा सकता है, क्योंकि लोगों का परचेसिंग पावर और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा हिट होता है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूअसली चलता रहा तो लोगों का परचेसिंग पावर और परचेसिंग इंटेंसिटी कम होता रहेगा और जिसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी में जरूर आएगा, क्योंकि पहले से ही डिमांड डाउन था और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हर एक कंपनी अपना प्रोडक्शन घटा रहा था। इस दौरान अगर फिर से प्रोडक्शन कम करना पड़े तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना तय है, क्योंकि कंपनी तो बैठे बिठाए किसी को सैलरी देगा नहीं, वो अपना मैन पावर कम करना स्टार्ट कर देगा और यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट सडनली बहुत तेज बहुत फास्ट बढ़ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन हम लोगों को दिख रहा है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी में और यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। एक अच्छा संकेत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है पर इन्फ्लेशन की वजह से रियल वेजेस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया या कम नहीं किया गया तो इसका इफेक्ट बहुत ही खराब होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए। इसके चलते हर एक सेंट्रल बैंक एंड यूएस फेड ने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ाया है और अभी बहुत ज्यादा बहुत फास्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पर साथों साथ आप ये भी देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन में ऑयल प्राइस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, तो ये वीडियो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं और इससे ये पता लगता है कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और अगर ऑयल प्राइस घटता है तो साथों साथ इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो अभी का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी बहुत फास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में और यूएस इकोनॉमी में एक बड़ा सा क्रैश आ सकता है। अगर बढ़ाया नहीं जाए या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाए तो इन्फ्लेशन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यूएस फेड ने तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है पर इन्फ्लेशन को उतना जल्दी उतना कारगर तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं ला पाया है। कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट का एक पॉजिटिव कोरिलेशन बन चुका है, मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इन्फ्लेशन भी उसके साथ साथ ही बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और अगर घट भी रहा है तो इतना फास्ट और इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं घट रहा है, क्योंकि इसका बीटा देखेंगे तो वो है 0.14। इसका मतलब ये है कि जब से यूएस फेड ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट किया है तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के वजह से इन्फ्लेशन 0.14% बढ़ा है। मतलब इसका एक्चुअली नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए था, मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इन्फ्लेशन जनरली घटता है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूएस फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ाना स्टार्ट करेगा और अगर ये फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अगर बहुत जल्दी बहुत फास्ट यूएस फेड ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट में इसका इफेक्ट जरूर दिखेगा और मार्केट में क्रैश जरूर आएगा। अगर यूएस फेड ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया तो इन्फ्लेशन बहुत जल्दी बहुत फास्ट बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो हर एक इकोनॉमिस्ट और हर एक सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत ही सरदर्द वाला बात है। अगर ये सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाया गया और एक प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं किया गया तो मार्केट दो वजह से गिरेगा। तो हो सकता है मार्केट इधर हायर इन्फ्लेशन की वजह से गिरेगा और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज की वजह से गिरेगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और कैसे मार्केट में हर एक मूवमेंट का प्रॉफिट उठाना है, अगर जानना चाहते हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैंने ये फुल्ली डिस्क्राइब किया है कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक बटन प्रेस करके लाइक कीजिए और अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने कॉलीग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।